So, good morning to all. So, students who are here at present, once again, good morning to all. And today, I will talk about the PDF which is provided by me for lesson number 2, chapter number 2, Nationalism in India. जो PDF आप लोगों को अवेलेबल कराया था मैंने थ्रू योर व्हाट्सएप ग्रुप, तो नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर से रिलेटेड उसकी आज बात मैं करूंगा और उसके माध्यम से थ्रू दैट PDF we will see some of the important areas of the chapter. जो PDF मैंने आपको प्रोवाइड किया है नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर को लेकर, उसका 3 हिस्सा है। पहले हिस्से में न्यू वर्ड्स के टर्म है, दूसरे हिस्सा जो है कुछ सेंटेंसेस को जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है इस चैप्टर से रिलेटेड उसको मैं फिल इन द ब्लैंक्स में लेकर के आया हूं, और फिर इसके बाद प्रश्न उत्तर है, क्वेश्चन आंसर, एंड इन दैट क्वेश्चन आंसर आई हैव included the question at the back of the chapter related with this chapter. जो प्रश्न उत्तर है उसमें उन प्रश्नों को भी मैंने इंक्लूड किया है जो इस चैप्टर से संबंधित है और चैप्टर के अंत में दिए हुए हैं। मीन्स जो चैप्टर के अंत में एनसीईआरटी में क्वेश्चन आंसर है उसको भी मैंने जगह दिया है और कुछ इनर क्वेश्चन को भी मैंने जगह दिया है। इससे पहले आपका कोई प्रश्न हो तो पूछ लो। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन पुट इट इन चैट बॉक्स। So no question from your side. So now moving into PDF provided by me for nationalism in India. याद रखिएगा नेशनलिज्म इन इंडिया से मैप वर्क भी रहेगा, नेशनलिज्म इन इंडिया से मैप वर्क भी रहेगा, और मैंने आप लोगों को आपके व्हाट्सएप में इस चैप्टर से रिलेटेड मैप वर्क भी भेजा है। बढ़ने से पहले इज माय स्क्रीन विजिबल? एनीवन? Answer me through chat. Is my screen visible? Yes, sir. Okay. Thank you. Asika is there. Pallavi, Khushi, Kinjal, Sweetie. और एक नाम नहीं आया, उसमें केवल लिखा हुआ है सेक्शन सी। चलो, तो इस चैप्टर से एक मैप वर्क भी है। मैंने क्लास में भी ऑफलाइन में भी आपको कई बार बताया है, ऑनलाइन में भी आपको आज बता रहा हूं, पहले भी बताया था, और मैंने आपको बकायदे प्रश्न जो सिलेबस में है मैप वर्क से रिलेटेड और मैप पर वह कहाँ कहाँ है मैंने लोकेट करके आपको भेजा है। सो चैप्टर नंबर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया। तो सबसे पहले देखो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स डेफिनेशन के रूप में या व्हाट डू यू मीन ऐसे कर कर प्रश्न आपको रहता है। फोर्स्ड रिक्रूटमेंट, फोर्स्ड रिक्रूटमेंट, यह प्रश्न जो है संडे टेस्ट में भी मैंने आपको दिया था। मैंने क्या, हमने आपको दिया था, मतलब वी टीचर्स। फोर्स्ड रिक्रूटमेंट, यह कई बार सीबीएसई के एग्जाम में 1 नंबर के प्रश्न में आया है। एक फोर्स रिक्रूटमेंट कई बार आया है और बेगार कई बार
आया है। तो ये 5 जो यहाँ पर दिए हुए हैं, इसमें से ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट हैं, फोर्स रिक्रूटमेंट और बेगार, लेकिन बाकी 3 को भी देखना है, समझना है। फोर्स्ड रिक्रूटमेंट, a process by which colonial state forced people to join army। फोर्स रिक्रूटमेंट उस प्रक्रिया के लिए है जिस प्रक्रिया में कॉलोनियल स्टेट जो है, कॉलोनियल स्टेट जो विदेशी ताकत है, जो कहीं जाकर के किसी मुल्क को, राज्य को गुलाम बनाती है, तो हमारे लिए कॉलोनियल पावर था ब्रिटिश। तो कॉलोनियल स्टेट जो है वे फोर्स कर देते हैं गुलाम देश के लोगों को आर्मी ज्वाइन करने के लिए। यह जो फोर्स रिक्रूटमेंट की बात है, इसको हम लोगों ने चैप्टर 1 में भी देखा था, जब नेपोलियन जहां जिनको गुलाम बनाता था उनको जबरदस्ती आर्मी में भर्ती करता था। सो फोर्स रिक्रूटमेंट। अनदर वर्ड बाइकॉट। बाइकॉट मीन्स रिफ्यूज कर देना, किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए, या फिर कुछ खरीदने के लिए, या कुछ यूज करने के लिए। यह एक तरीके का प्रोटेस्ट है। बाइकॉट, बाइकॉट एक तरीके का प्रोटेस्ट है, विरोध जताने का एक तरीका है। जो अगला जो शब्द है वह है पिकेट। अब इसका मतलब होता है घेराव करना। यह एक तरह का प्रदर्शन है, यह भी एक तरह का विरोध है। बाइकॉट करना भी एक तरीका है विरोध को दर्शाने का। पिकेट भी एक प्रोटेस्ट करने का तरीका है। इसमें क्या किया जाता है कि किसी दुकान के, फैक्ट्री के आगे जिनको विरोध करना है वे खड़े हो जाते हैं, और ना अंदर वाले को बाहर जाने देते हैं, ना बाहर वाले को अंदर जाने देते हैं। मतलब समझिए घेराव। इसके लिए एक शब्द है, हिंदी का शब्द इस्तेमाल कर सकते हो, घेराव, घेराबंदी। अगला जो शब्द है बेगार। ये बेगार शब्द जो है हम लोग के राज्य में अक्सर यूज होता है, हम लोग डेली लाइफ में भी यूज करते हैं। कभी कभी बड़े जो है किसी को बोलते हैं कि अरे क्या बेगारी कर रहा है। तो बेगारी मतलब बिना मतलब का काम, कुछ उससे फ्रूटफुल या कुछ उससे आमदनी नहीं हो। तो बेगार यहाँ शब्द यूज हुआ है, यह शब्द यहाँ पर यूज हुआ है वैसे गांव वालों के लिए जो मजबूर थे। ठीक है, गांव वाले को जमींदार मजबूर करते थे कुछ काम करने के लिए, लेबर करने के लिए। जैसे अपने खेत में खटवा रहे हैं, उनको खेत में उनसे काम ले रहे हैं, लेकिन बदले में कुछ भी पेमेंट नहीं कर रहे हैं, या कर भी रहे हैं तो बहुत मिनिमम। तो मिनिमम पेमेंट पे काम करा लेना, एकदम नॉमिनल पेमेंट पे, या फिर फ्री काम करा लेना, उसको बेगार बोला जाता है। तो जो जमीन के मालिक थे वे अक्सर, जो लैंडलॉर्ड होते थे, जमींदार होते थे, वे गांव वालों से उनकी मजबूरी का फायदा उठाते थे और बड़ा नॉमिनल कुछ खाना पीना दे करके उससे काम ले लिया करते थे। या फिर कभी कभी तो रॉब से भी, कि काम नहीं करेगा, मेरा खेत पर भी आके हल जोत देना। अगला टर्म है सेपरेट इलेक्टोरेट। सेपरेट इलेक्टोरेट, सेपरेट इलेक्टोरेट चुनाव पद्धति से जुड़ा हुआ टर्म है, और यह यहाँ आया जब अंग्रेज हिंदुस्तान में थे। तो लास्ट के 30-35 साल वे कुछ चुनाव कराते थे। चुने हुए जो सदस्य थे उनको हल्का फुल्का कुछ पावर हुआ करता था। जो चुने हुए सदस्य थे वे मुख्यमंत्री हुआ करते थे, वे एक तरह से प्रधानमंत्री के इक्विवेलेंट उनका पोस्ट होता था, लेकिन पावर उनके पास नहीं होता था क्योंकि हम उस समय गुलाम थे। लेकिन खैर, अंग्रेजों की उस पद्धति से भी हमारे नेताओं ने बहुत कुछ सीखा जो स्वतंत्र भारत में हमारे काम आया।
तो देखो, जब मैं इन बातों को आपसे करता हूं तो दिमाग में वैसे व्हाट्सएप या फेसबुक के नॉलेज भी रहते हैं, जो मुझे लगता है कि आपको भटकाने के लिए यूज किया जाता है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पुराने समय को क्रिटिसाइज करने पर केवल ध्यान देते हैं कि फादर ने यह नहीं किया, दादा के समय ऐसा हुआ। तो ऐसे बहुत सारे आपको पॉलिटिक्स में भी, एडमिनिस्ट्रेशन में भी लोग मिलेंगे कि अंग्रेजों के समय ऐसे हुआ, वैसे हुआ, या फिर जो पहले लीडर हुए उन्होंने ऐसा किया, वैसा किया। लेकिन अभी मुझे लगता है कि यह देखने की जरूरत है कि वर्तमान में हम उसमें क्या क्या जोड़ सकते हैं, या क्या क्या अतीत में भी कुछ पॉजिटिव चीजें थी। तो हम, मुझे लगता है, और ऐसा आप अनुभव भी करोगे अगर अच्छे से देखोगे तो, थोड़ा ब्रॉड होकर के, जो हमारे लीडर्स थे उन्होंने अंग्रेजों का विरोध करते हुए अंग्रेजों के द्वारा मिले हुए हर एक अपॉर्चुनिटी को उन्होंने यूज किया अपने लोगों की बेहतरी के लिए और सीखने के लिए। और मुझे लगता है कि ये पॉजिटिव चीज है। तो उस समय देखो तो दो दो ग्राउंड मुझे साफ नजर आता है। एक ग्राउंड जहां हमारे लीडर्स स्वराज के लिए आंदोलन कर रहे थे, फाइट कर रहे थे कि हमें आजादी प्राप्त करनी है अंग्रेजों से, और उस स्वराज की लड़ाई के दौरान वे अंग्रेजों के द्वारा मिले हुए हर एक अवसर से सीख रहे थे और कल्पना कर रहे थे कि जब हम आजाद हो जाएंगे तो हम कैसे क्या काम करेंगे। और इसको तुम लोग देखोगे, अब देखो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ 1789 में, लेकिन लगभग 150 साल बाद वहां महिलाओं को राइट टू वोट मिलता है। इंग्लैंड की भी वही स्थिति रहती है, लंबे संघर्ष के बाद महिलाओं को राइट टू वोट मिलता है। अमेरिका में भी, अमेरिका में फिर आप देखो ब्लैक्स को एक लंबे समय के बाद राइट टू वोट मिलता है। लेकिन जब हम स्वतंत्र हुए तो हमने अंग्रेजों के समय हमारे लीडर्स काफी कुछ पढ़ने का काम किए, काफी कुछ समझने का काम किए, और जब हम आजाद हुए, हमारा संविधान बना, तो बिना किसी भेदभाव के हर एक भारतीय नागरिक जो एक उम्र सीमा को पूरा करता था उसको राइट टू वोट मिला, या अधिकार देते समय कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ। तो सेपरेट इलेक्टोरेट अंग्रेजों के द्वारा गढ़ा हुआ एक चुनावी व्यवस्था था। इस व्यवस्था में बाय द सिस्टम ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या होता था कि अगर कोई एरिया रिजर्व हुआ, ठीक है, मान लो अलग अलग एरियाज हैं कोई एक स्टेट के अंदर, जैसे आपको इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में क्लास 9 में पढ़ाया गया, तो वो एरिया जो है आज के डेट में हिंदुस्तान में कुछ एरिया, कुछ सीटें, चाहे लोकसभा की हो चाहे फिर आप विधानसभा की बात कर लो, शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व होती हैं, जहां उनकी आबादी एक परसेंटेज से ज्यादा होती है। और फिर जो शेड्यूल ट्राइब्स का एरिया है वहां पर शेड्यूल ट्राइब्स के लिए सीटें रिजर्व हैं। अंग्रेजों के समय उन्होंने ऐसा चलाया था कि जो एरिया रिजर्व होगा उस एरिया में उस कैंडिडेट को शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब, अंग्रेजों के समय में मुस्लिम्स के लिए भी उसने व्यवस्था बनाई थी कि उस एरिया में उस कैंडिडेट को चुनने के लिए केवल उसी के कास्ट के लोग वोट करेंगे, या फिर उसी के धर्म के लोग। फॉर एग्जांपल मुस्लिम्स के लिए था, जात के आधार पर सेपरेट इलेक्टोरेट मूर्त रूप नहीं ले पाया क्योंकि गांधी जी ने विरोध किया, लेकिन मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट आपको देखने को मिलता है। मोहम्मद अली जिन्ना और दूसरे और मुस्लिम लीडर्स जो है, और अंग्रेज देने के लिए भी तैयार थे। तो याद रखिएगा, सेपरेट इलेक्टोरेट, चुनाव ही बिल्कुल अलग से हो जाए, उसमें केवल उसी जाति या धर्म के आधार पर लोग वोट करें। बाय द सिस्टम ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट वी मीन, हमारा मतलब क्या है, एक ऐसे सिस्टम से व्हेन पीपल ऑफ वन रिलीजन,
ठीक है, जहां या जब एक ही धर्म के लोग ओनली वोट फॉर अ कैंडिडेट ऑफ देयर ओन रिलीजन, एक ही धर्म के लोग जो है अपने कैंडिडेट के लिए वोट करें, अपने धर्म के कैंडिडेट के लिए। कहीं कहीं आप यहाँ ऑब्लिक कास्ट भी देखोगे या ऑब्लिक रेस भी देखोगे। अगर दुनिया के लेवल की बात कर लें तो रेस भी इसमें शामिल हो जाएगा। हमारे यहाँ केवल रिलीजन आधार पर ही सेपरेट इलेक्ट्रेट आया, बाकी बातें चर्चा में रही, लेकिन वो मूर्त रूप से सामने नहीं था। कोई वैसी लंबी प्रक्रिया उसकी नहीं रही, ठीक है, इसलिए मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया है। यूजिंग सच अ सिस्टम वाज ए मिस्चिफ, अंग्रेजों के द्वारा ऐसा सिस्टम यूज करना एक मिस्चिफ था, शरारत थी, कि वह यहाँ के लोगों को डिवाइड करे, कमजोर करे। बाय डूइंग सो द ब्रिटिश वांटेड टू प्रोलोंग देयर स्टे इन इंडिया। ऐसा करके अंग्रेज जो है हिंदुस्तान में अपने राज्य को लंबा खींचना चाह रहे थे। फिर से चलते चलते रिमार्क दे दूं, सेपरेट इलेक्टोरेट एक तरह से डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का हिस्सा था अंग्रेजों का। आगे फिल इन द ब्लैंक्स है, आगे फिल इन द ब्लैंक्स है, और जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसको आप केवल फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में नहीं लीजिए, वह उसको उन सेंटेंस को याद कीजिए, उन सेंटेंस के अर्थों को समझिए। वहां से एक नंबर के प्रश्न बन सकते हैं, 1 मार्क्स क्वेश्चन, 2 मार्क्स क्वेश्चन यहाँ पर अब व्यवस्था है। 2 मार्क्स के प्रश्न बन सकते हैं, या फिर उससे ज्यादा के प्रश्न भी बन सकते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हुए, या फिर वाई या 2 सेंटेंस को जोड़ते हुए बन सकता है। पहला सेंटेंस देखो, इन इंडिया एज इन मेनी अदर कंट्रीज। ये रिमार्क है, बड़ा इंपॉर्टेंट रिमार्क है इस चैप्टर का शुरुआत में ही, कि भारत में और दूसरे गुलाम देशों में, कॉलोनीज, तो कॉलोनी हो गया गुलाम देश, ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इज इंटीमेटली कनेक्टेड टू एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। हिंदुस्तान में और गुलाम देशों में नेशनलिज्म का फीलिंग मॉडर्न टाइम में वो विदेशी ताकत के विरुद्ध आंदोलन से बना। हमारे देश में भी अंग्रेजों के विरुद्ध हम एकजुट हुए, और उस एकजुटता से हमने नेशनलिज्म को डेवलप कर लिया। हमने खोजा कि हम में, आप में क्या एक बात है, और वैसी बातों को खोजते खोजते नेशनलिज्म हमारे अंदर आ गया। अंग्रेजों से संघर्ष के दौरान हमने झंडा बनाया, अलग अलग टाइम में अलग अलग झंडा, ठीक है, और 1921 के बैकग्राउंड में गांधी जी ने स्वराज फ्लैग दिया। अंग्रेजों से संघर्ष के दौरान हमने वंदे मातरम सॉन्ग देखा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का, उससे फीलिंग आया कि यह जो भूमि है हमारी मातृभूमि है। ऐसे अनेकों काम हुए उस संघर्ष के दौरान, और इस तरह से हमें नेशनलिज्म की भावना आई। महात्मा गांधी, सेकंड, महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915 फ्रॉम साउथ अफ्रीका। जनवरी 1915 में महात्मा गांधी रिटर्न होते हैं साउथ अफ्रीका से, और ये 1915 में रिटर्न होने के बाद वे इंडिया में ही रहते हैं। उनका स्ट्रगल भारत की आजादी के लिए 1-2 सालों के बाद शुरू होता है। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, जो सत्याग्रह का आइडिया है गांधी जी का, आज 31 जनवरी है, कल शहादत का दिवस था। नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या की। गांधी जी का जो प्रिंसिपल रहा विदेशी ताकत से लड़ने का, उसमें एक आइडिया बड़ा इंपॉर्टेंट रहा, सत्याग्रह। तो जो गांधी जी का सत्याग्रह का आइडिया था, उसमें वे जोर देते थे, महत्व देते थे ट्रुथ के पावर को, ट्रुथ के पावर को, एंड द नीड टू सर्च ट्रूथ, और सच को खोजा जाए, इस पर ये जो चैप्टर है इसमें
आप सभी पढ़ चुके हो, मैं पढ़ा चुका हूँ। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात होती है और गांधी जी की जमकर बात हुई है इस चैप्टर में। और फिर बोलूंगा कि व्हाट्सएप पर या फेसबुक के जरिए बहुत सी भ्रांतियां या फिर बहुत से गलत बातें मैं समझता हूं, उसको आप तक या फिर दूसरे लोगों तक पहुंचाने का कुछ लोग प्रयास में हैं। उनका प्रयास कुछ हद तक सफल भी है, पर नॉलेज बेसिस पर उसमें से बहुत सी बातें वो बेईमानी साबित होंगी, वो ट्रुथ से परे होंगे, या फिर सच होते हुए भी एक अलग नजरिया दे देता है कभी कभी कोई बात। तो तुम लोग के ऊपर है कि तुम लोग कैसे लेकर के चलते हो उन चीजों को। आगे देखो, अफेक्टेड बाय क्रॉप फेलियर एंड प्लेग एपेंडेमिक द पीजेंट ऑफ खेड़ा। अब यहाँ खेड़ा के पीजेंट्स की बात हो रही है, किसानों की बात हो रही है। खेड़ा में आंदोलन हुआ अंग्रेजों के विरुद्ध, गांधी जी वहां पहुंचे, सहयोग किए उस आंदोलन में। तो उस आंदोलन में, खेड़ा आंदोलन का मुख्य डिमांड क्या था? अब ये आपको आ जाता है, 2 मार्क्स में आ सकता है, या फिर कहीं किसी कोई ऐसा प्रश्न हो तो वहां उसका हिस्सा बन सकता है आंसर के रूप में। खेड़ा में जो किसान प्रदर्शन कर रहे थे, उनका डिमांड था कि रेवेन्यू कलेक्शन जो होता अंग्रेज करते थे, एडमिनिस्ट्रेशन करती थी, उसमें उनको रिलैक्सेशन दिया जाए। क्यों रिलैक्सेशन दिया जाए? क्योंकि क्रॉप जो है उनका फेल हो गया था, और फिर महामारी भी फैली थी, प्लेग। ऑन 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919, ये आप सभी समझ ही गए होंगे, जलियांवाला बाग का जिक्र है। जलियांवाला बाग अमृतसर में, वहां जनरल डायर ने एक, जो वहां पार्क था, वहां कुछ लोग इकट्ठे थे बैसाखी का मेला सेलिब्रेट करने के लिए। मुख्य रूप से वहां मेला के लिए थे, बैसाखी का मेला, पंजाब में बहुत फेमस है बैसाखी। वे उस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए वहां थे। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी थे जो रॉयलेट एक्ट पर चर्चा करने के लिए थे। एक ही दरवाजा था, एक ही एंट्रेंस का या एग्जिट पॉइंट था। उस तरफ सिपाही खड़े हो गए जनरल डायर के नेतृत्व में, और जनरल डायर ने गोली चलाने का हुक्म दिया, सैकड़ों मारे गए, हजारों लोग घायल हुए। तो यह इंसिडेंट था जलियांवाला बाग। पूरे देश में इसका विरोध हुआ, और यह अंग्रेजों की जो मानसिकता थी, कई चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा, या पॉलिटिकल साइंस में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि मानसिकता, तो यह जनरल डायर की मानसिकता थी, और यह मानसिकता कुछ अंग्रेजों की थी कि वही सुप्रीम है, बाकी लोग तो भेड़ बकरी की तरह है। और एक जगह जनरल डायर बोलता भी है कि डराने के लिए, ठीक है, हिंदुस्तानियों को सबक सिखाने के लिए उसने वो बर्बर कार्रवाई करवाया या किया। तो जलियांवाला बाग का इंसिडेंट जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारा फ्रीडम स्ट्रगल में। जो लोगों ने शहादत दी, उन सभी लोगों को सत सत नमन, प्रणाम। और जब यह घटना घटी तो अनेक नेताओं ने कहा कि ये जो घटना घटी है, जो शहादत हुई है, वो बेकार नहीं जाएगी। और फिर आने वाले समय में यह बातें सत्य साबित हुई। 15 अगस्त 1947 का वह दिन राष्ट्र ने देखा जब हम स्वतंत्र हुए। थोड़ा सा एक अफसोस की बात कि बंटवारा हुआ, उसका भी अफसोस है, दुख है हम लोगों को, बंटवारा नहीं होना चाहिए था। खैर, प्रेजेंट में देखते हैं और फ्यूचर के सपने बुना जाए। टू डिफेंड द खलीफा। अब 1919 के बैकग्राउंड में यह एक और बात हुई थी कि 1918 में वर्ल्ड वार 1 समाप्त हुआ था। जर्मनी की जो दुर्दशा हुई आप लोगों ने देख लिया, नाजिज्म द राइज ऑफ हिटलर नामक चैप्टर में, कि कैसे ट्रिटी ऑफ वर्साइल आया, जो कि जर्मनी के साथ ह्यूमिलेटिंग व्यवहार किया गया उस ट्रिटी के जरिए। तो ऐसा रूमर था कि जो खलीफा टर्की के जो बादशाह उस समय थे, वो स्पिरिचुअल हेड हुआ करते थे इस्लाम के मानने वालों के लिए। तो हर जगह जहां इस्लाम के मानने वाले थे, वे प्रदर्शन कर रहे थे कि खलीफा के विरुद्ध कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। और हिंदुस्तान में भी, हिंदुस्तान में उस समय
दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी थी। अभी अगर आज के डेट में जोड़ दो, आज के डेट में तकरीबन 21-22 करोड़ मुस्लिम पाकिस्तान में रहते हैं और 21-22 करोड़ के करीब इंडिया में। ये तकरीबन मैं बता रहा हूँ, एग्जैक्ट फिगर नहीं दे रहा हूँ। और तकरीबन यही फिगर आपको बांग्लादेश में भी है। तो अगर हिंदुस्तान यूनाइटेड रहता तो इस एरिया में आपको करीब करीब 65 करोड़ मुस्लिम होते हैं, 65 करोड़ मुस्लिम होते। तो ये हाल आपको आजादी के पहले भी था। हम सबसे बड़ी आबादी वाले देश थे इस्लाम के मानने वाले के नजरिए से भी। तो यहाँ पर भी खिलाफत कमेटी यहाँ बनाया अली ब्रदर्स ने, मोहम्मद अली शौकत अली ने, मुंबई में, ठीक है, 1919 में। अब बात करते हैं हिंद स्वराज की। गांधी जी ने 1908 का लास्ट में कुछ बातें लिखी अपनी एक यात्रा के दौरान। वह 1909 में छपा, नाम पड़ा उस किताब का हिंद स्वराज। तो हिंद स्वराज काफी अच्छी किताब है मेरे समझ से। और विशेष रूप से जब हिंद स्वराज किताब की शुरुआत होती है, हिंद स्वराज किताब की शुरुआत में गांधी खुद से एक प्रश्न करते हैं, उसका जवाब देते हैं वैसे नेताओं पर जो वृद्ध हो चुके थे उस समय। तो जैसे आज के डेट में बहुत से लोग व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर गांधी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं या क्रिटिसाइज करते हैं कि गांधी ने ऐसा नहीं किया या वैसा किया। तो यह बात 1908 के बैकग्राउंड में जो युवा थे वे पुराने नेतृत्व को लेकर किया करते थे कि वे अंग्रेजों से केवल भीख मांगते हैं, जो मॉडरेट्स थे उस समय। तो गांधी डिफेंड करते हैं उन वृद्ध हो चुके, सीनियर हो चुके नेताओं के। गांधी उस समय एक समझो तो युवा, लगभग युवा थे। 1869 का बर्थ, तो 31 साल उधर, 8 साल या 9-10 साल इधर, 41 ईयर्स। तो गांधी उस समय युवा नेताओं में से थे, युवा वैसे इंडियंस में थे जो हिंदुस्तान के लिए सोच रहे थे या फिर पूरी मानवता के लिए भी सोच रहे थे उस, ठीक है। उस समय तो वो बेसिकली आपको साउथ अफ्रीका वाले दौरे पर थे जब वो साउथ अफ्रीका गए हुए थे। बेसिकली मतलब अभी ये नहीं कि वो साउथ अफ्रीका में केवल बंधे हुए थे, वो कभी कहीं और भी यात्रा करने निकलते थे, पर बेसिकली उनका पड़ाव वहां पर था। फिर 1915 में वो हिंदुस्तान आ गए, आपको इस चैप्टर ने भी बताया। तो गांधी हिंद स्वराज में ये बड़ा खूबसूरत शुरुआत होता है और मुझे पसंद आता है, जो मेरी आइडियोलॉजी है, ठीक है। मेरी आइडियोलॉजी है कि चलो ठीक है, कभी कभार हो गया, बाकी समय के साथ चीजें चलती हैं। पहले दीवार बड़ी मोटी होती थी, पहले का अगर कोई दीवार देखो तो वो 24 इंच की, 25 इंच की दीवारें हुआ करती थी। फिर बाद में चल करके 18 इंचों के, अगर गांव में किसी का पुराना घर होगा देखोगे तो इतनी मोटी मोटी दीवारें मिलेंगी। अब आज के डेट में देखो पिलर्स पे मकान खड़े होते हैं। तो समय के साथ एक आइडियोलॉजी राष्ट्र अपनाता है। खैर, तो गांधी हिंद स्वराज लिखते हैं और गांधी इसमें अनेक बातों को सामने रखते हैं। उसमें से एक बात यहाँ विशेष रूप से चैप्टर जिक्र कर रहा है कि गांधी उस में कह रहे हैं कि अंग्रेज हिंदुस्तान में क्यों है, कैसे हैं। तो उनका कहना है, वो डिक्लेयर उसमें करते हैं कि अंग्रेजी रूल इंडिया में इसलिए है क्योंकि भारतीयों ने अंग्रेजों को कोऑपरेट किया। और बड़ा सही वो लिखते हैं, वो बड़ा सही लिखते हैं। कोई भी विदेशी हो, एक समय कोई विदेशी रहा, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 9th सेंचुरी की बैकग्राउंड को बात करोगे तो आपको अफगानिस्तान के हिस्से से, ईरान के हिस्से से भारत पर हमला शुरू हुआ, ठीक है। उन लोगों का जो, जिनका इस्लाम में फेथ था, तो उस समय भी हिंदुस्तान यूनाइटेड खड़ा नहीं हुआ उन हमलों के विरोध में। बातें आपको रही। और एक बड़ा, बहुत प्राचीन समय में, मतलब बहुत पीछे, लगभग 2000 साल पहले, लगभग बोल रहा हूँ, जब अलेक्जेंडर का हमला था
तब चाणक्य बहुत से लीडर्स, बहुत से नेता, किंग्स को, ठीक है, साम्राज्यों को इकट्ठा कर लिए थे अलेक्जेंडर के विरुद्ध। लेकिन 9th सेंचुरी में आ जाओ या फिर अंग्रेजों का सेंचुरी में आ जाओ, जब अंग्रेज पॉलिटिकली यहाँ पर इस्टेब्लिश होने लगे, तो जो हमारे यहाँ रूलर्स थे उनमें से बहुतों ने अंग्रेजों को सपोर्ट कर दिया। 1857 का भी जो युद्ध था, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, तो ऐसे बहुत से राजा थे वो अंग्रेजों को सपोर्ट कर रहे थे, नहीं सपोर्ट करते तो अंग्रेजों का उस समय ही खात्मा हो जाता। खैर, तो गांधी लिखते हैं कि अंग्रेज यहाँ अंग्रेजी रूल क्यों है, क्योंकि इंडियंस कोऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, इंडियंस ने कोऑपरेट किया उनको यहाँ इस्टेब्लिश होने में और उनको बनाए रखने में। एंड हैड सर्वाइव्ड, सर्वाइव्ड क्यों है, क्योंकि ये कोऑपरेशन हम कर रहे हैं अंग्रेजों को। इफ इंडियन रिफ्यूज टू कोऑपरेट, अगर भारतीय अंग्रेजों को कोऑपरेट करने से रिफ्यूज कर दें, तो 1 साल के अंदर, विद इन 1 ईयर, जो अंग्रेजी व्यवस्था है वो कोलैप्स कर देगी, कर जाएगी, और भारत को स्वराज मिल जाएगा। तो इस लाइन को हिंद स्वराज से उठाया करके इस चैप्टर में आपको डाला गया है। पॉइंट नंबर 8, बी आर अम्बेडकर की बात हो रही है। डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, याद रखना जब भी बुलाया जाता है डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, ठीक है, यह किसने गठन किया, किसने ऑर्गेनाइज किया। और अगर एमसीक्यू होता है तो बहुत से बच्चे गांधी जी चुन लेते, लेकिन नहीं, इस संगठन को, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन को बी आर अम्बेडकर ने ऑर्गेनाइज किया। इसमें उन्होंने दलितों को इकट्ठा किया इस संगठन में, ठीक है, इस डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन में उन्होंने दलित समाज के लोगों को ऑर्गेनाइज किया। और ये बेसिकली ये काम हुआ 1930 के बैकग्राउंड में। तो बी आर अम्बेडकर और गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पहुंचे। सेकेंड राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस था लंदन में, वहां महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच में क्लैश हो गया, ठीक है। अब क्लैश का मतलब ये नहीं कि मारा मारी हो गया, झगड़ा झंझट हो गया, मन मटाव हो गई। बी आर अम्बेडकर सेपरेट इलेक्टोरेट चाहते थे। बी आर अम्बेडकर जो है वे सेपरेट इलेक्टोरेट चाहते थे दलितों के लिए, और गांधी जी बिल्कुल अड़ गए कि नहीं। अब धर्म के नाम पर तो मुस्लिमों को सेपरेट इलेक्टोरेट चला गया, ठीक है। तो गांधी जी दलित समाज को सेपरेट इलेक्टोरेट मिले या फिर जाति के आधार पर किसी और को भी मिले, यहाँ बेसिकली डिमांड था। बी आर अम्बेडकर एक काफी मतलब प्रसिद्ध नेताओं में से एक हो चुके थे। तो गांधी जी ने विरोध किया, गांधी जी वापस इंडिया आ गए और इंडिया आकर के उन्होंने आमरण अनशन कर दिया। उनकी स्थिति काफी बिगड़ गई। बी आर अम्बेडकर पर भी प्रेशर बना कि गांधी जी जो बोल रहे हैं सुन लीजिए, नहीं तो स्थिति तबीयत उनकी बहुत खराब है। तो बी आर अम्बेडकर गांधी जी से उनके ठीक है बात करते हैं वो, और दोनों के बीच में पूना पैक्ट होता है। पूना पैक्ट होता है, और पूना पैक्ट में यह सहमति बनती है कि जो डिप्रेस्ड क्लासेस है, डिप्रेस्ड क्लास ही बाद में समझो शेड्यूल कास्ट के नाम से हम लोग जानते हैं, जो कास्ट कैटेगरी है। तो यह जो है बात पर सहमति बनती है कि शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व सीट होगा, शेड्यूल कास्ट के लिए सीटें सुरक्षित होंगी जहां उनकी आबादी 1% में कम से कम होगी, ठीक है। शेड्यूल कास्ट के लिए सीटें रिजर्व होंगी, लेकिन उनका चुनाव जो है वो जनरल पद्धति से होगा, जनरल इलेक्टोरेट में होगा। मतलब उस एरिया में, जो एरिया रिजर्व रहेगा, चुनाव लड़ने का, और चुनाव लड़ेंगे तो जीतेंगे कोई एक, तो चुनाव केवल शेड्यूल कास्ट से आने वाला व्यक्ति ही लड़ेगा। लेकिन वोटिंग की जब बात होगी वो जनरल इलेक्टोरेट होगा, वोटिंग में सब लोग शामिल होंगे। अंग तो ये बातें रही, और ये कहलाया पूना पैक्ट। एक बात ध्यान रखना, ठीक है, जो बातें मैं बोल रहा हूं, जब आप इतिहास के पन्नों में देखोगे, बारीकी में जब जाओगे, तो कहीं कहीं कुछ डिफरेंसेस भी मिलेगा। इस बात को मैं यहाँ बताते चलूं बच्चों, ठीक है। ठीक उसी तरह से
एक मतलब एग्जाम्पल देना, दोनों को तुलना करना तो सही नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर तुलना देखो तो आज के डेट का जो पंचायती राज सिस्टम है, जो मुखिया वगैरह का चुनाव होता है, लोकल बॉडीज के चुनाव होते हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग आधारों पर होते हैं। किसी राज्य में इंडिविजुअल बेसिस पर होता है, जैसे हमारा राज्य बिहार में मुखिया का चुनाव पार्टी बेसिस पर नहीं होता, पर बहुत से ऐसे राज्य हैं उस चुनाव को भी पार्टी बेसिस पर कराते हैं डायरेक्टली। कुछ ऐसे हैं जो इनडायरेक्टली पार्टी बेसिस पर कराते हैं, हमारे यहाँ इंडिविजुअल बेसिस पर होता है, कोई पार्टी वगैरह का झंडा बैनर उसमें यूज नहीं होता है या सिंबल यूज नहीं होता है। तो ये मोटी मोटी बातें थी, पर अंग्रेजों की व्यवस्था जो थी हम लोग को लड़ाने की, वो कभी कभी किसी किसी राज्य में अलग अलग व्यवस्था बनाई हुई थी, या किसी एक छोटा पीरियड में भी उन्होंने उसको अपने तरफ से लगा दिया कि हाँ ये चीज हो जाए। पॉइंट नंबर 10, एट द कांग्रेस सेशन एट नागपुर, कांग्रेस का हर साल एक मीटिंग हुआ करता था। तो कांग्रेस जब से बनी तब से, तो नागपुर के सेशन में, नागपुर सेशन मैप वर्क में बड़ा इंपॉर्टेंट है, दिसंबर 1920 में नागपुर में कांग्रेस की मीटिंग हुई, एनुअल मीटिंग। और एक चीज याद रखिएगा कि हर साल एक मीटिंग होती है, लेकिन 1920 में 2 बैठकें हो गई कांग्रेस की। तो दिसंबर 1920 का बैठक नागपुर में हुआ, और इसी बैठक में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अडॉप्ट किया गया। इससे पहले जो इस साल बैठक हुई थी उसमें उसको अडॉप्ट नहीं किया गया था, उस पर चर्चा हुई थी पर सहमति नहीं बन पाई थी, यह नहीं हो पाया था कि हाँ हम इसको स्वीकार करते हैं और इस पर कांग्रेस पार्टी काम करेगी। तो अडॉप्ट हुआ नागपुर के सेशन में। दैट्स ऑल इन टुडेज क्लास। और इन पॉइंट्स के जरिए मैं आपको चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण हिस्सों को पढ़ाने का, समझाने का, दोहराने का, मुख्य रूप से दोहराने तिहराने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि ये रिवीजन क्लासेस हैं। वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड आवर सिलेबस व्हेन वी वर ऑफलाइन, और जब से ऑनलाइन हुआ है सरकार के आदेश पर, तो रिवीजन कराने का प्रयास कर रहा हूं। कोई प्रश्न होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप पर भेज देना, यू कैन पर्सनली आल्सो सेंड मी ऑन माय व्हाट्सएप। थैंक यू very much. Now the meeting will automatically end. 40 minutes are near about to over. Have a nice day. God bless you all.